हेलो मेरे प्यारे साथी। ज्ञान खैर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास चल रही है और हम लोग बायोलॉजी की क्लास का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र को पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो उसका हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। तंत्रिका तंत्र जो पढ़े थे उसमें क्या था कि जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, यानी ब्रेन नर्वस सिस्टम ह्यूमन की बात करेंगे तो दो, एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग थोड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही आ जाते हैं, वहीं से थोड़ा जो पढ़े उसका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। कौनो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आसानी से बनेगा, इतना तो हम लोग पढ़ लें ताकि कहीं से कोई पूछे आसानी से बना सके। ठीक, थोड़ा चलते चलते एक ओवरव्यू ले लेते हम लोग। क्या ले ले? साथ ही आपसे पूछे, अगर क्या पूछे कि जो मानव ब्रेन था, मानव मस्तिष्क था, वो कितने लेयर से घिरे थे, तो आपका आंसर आना चाहिए कि 3 लेयर से घिरा हुआ था, 3 झिल्ली से घिरा हुआ था। उसके बाद स्किन, उसके बाद हेयर। किसी के पास बाल है तो बाल होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए वहां पे नर्वस सिस्टम में ह्यूमन नर्वस जो सिस्टम था, इसके 3 पार्ट्स थे। एक सॉरी 2 पार्ट्स थे, एक था सीएनएस और एक था पीएनएस। सीएनएस में था आपका ब्रेन और क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से। आपसे स्पाइनल कॉर्ड चूंकि सिलेबस में नहीं है, आपसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, क्योंकि लंबर नहीं है ना, टंबर नहीं है, यानी टी और एल नहीं है हमको पढ़ना, इससे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बस सिर्फ पूछ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड्स में कितने बोन हैं, तो आप बता सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड्स में जो है 3 बोन होते, सॉरी 31 बोन होते हैं, 31 बोन्स। ठीक है, ये करता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो शरीर में जालनुमा फैला हुआ है, जो मैसेज को कलेक्ट कर रही है या आउटपुट कर रही है, तो यही स्पाइनल कॉर्ड्स है, मेरुरज्जु है, जो उस मैसेज को रिसीव करके डायरेक्ट दे दे रहा है किसको, ब्रेन को। अब यहां पे सवाल आती है साथी कि ब्रेन के तो 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सभी ब्रेन का पार्ट अलग अलग, फंक्शन अलग अलग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर ब्रेन का कार्य क्या क्या था, तो जो भी अच्छी क्रियाएं थी, जो वॉलंटी थी, जो हमारे अकॉर्डिंग होता था, मतलब देखना, सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना, है ना, अच्छा प्लानिंग करना, अच्छा बहाने बनाना। अगर आपके सामने कोई आ गए और आप फंस गए गलती में, तो आप वहां से बचना चाहते हो तो कहोगे अच्छा प्लानिंग क्या सोचे, तो प्लानिंग कराने का काम भी फोर ब्रेन में था। और फोर ब्रेन में पार्ट्स थे, क्या थे, अगर मस्तिष्क के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन था, डेंसिफ्लोन था, और क्या था, थैलेमस था, एपिथैलेमस था, ठीक है ना, और सेरिब्रम था। ब्रेन का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम था। सेरिब्रम का ही काम था सोचना, प्लानिंग करना, लिखना, है ना, बुलवाना। अच्छा, यानी बहुत बुद्धिमान अगर कोई है तो सेरिब्रम का कमाल है। डायंसिफ्लोन का क्या काम था, डायंसिफ्लोन के 2 पार्ट्स थे, यानी उसी से 3 पार्ट्स बन करके आया। क्या आया, एक का नाम पड़ा एपिथैलेमस, एक का नाम पड़ा थैलेमस, एक का नाम पड़ा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर को मास्टर। क्या कहा जाता है, मास्टर का मास्टर। हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट भी करता है। तो हम लोग एंडोक्राइन जब पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन सा ग्लैंड्स कौन हार्मोन सिक्रीट करता है। एपिथैलेमस की बात करें तो वहां पे एक ग्लैंड था जो कंट्रोल उसके नियंत्रण में था, उस ग्लैंड का नाम था पीनियल ग्लैंड्स। क्या हार्मोन सिक्रीट करता था, मेलाटोनिन, जो रात्रि के समय में एक्टिव होता था और दिन के समय में क्या होता है, डीएक्टिव हो जाता था, जिसके कारण नींद खुल जाती थी, रात में आप गहरी नींद में सो पाते हैं। इसका कमाल मेलाटोनिन का है। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर हो पाया था। अब आई सवाल यहां पे क्या आई कि अच्छा सो तो हमारे पास क्या है ना कि प्लानिंग करना है। जैसे मान लो कोई चुभन हो रही है, या हमको पता है कि ये चीज हीट है, गर्म है, छुएंगे तो जल जाएगा, तो साहब आप सोचे टच हो गया, गलती से भी टच हो गया, तो ये ब्रेन चला गया कहाँ, यानी हाथ चला गया उस गर्म पार्ट्स के पास। इसकी सूचना मिली क्या, डायरेक्ट ब्रेन को मिली, नहीं, ये आपका ये इस जो है उंगली टच किया, उंगली से क्या हो गया कि पेरिफेरल उसको रिसीव किया। क्या पेरिफेरल डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया, नहीं दिया, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड कौन है, एक तो ब्रेन का काम है उस पर निर्णय लेना, वहां मैसेज कौन पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो भी संवेदी अंग है, सेंसिटिव ऑर्गन्स है, वो जो मैसेज को कलेक्ट करता है, तो वो मैसेज जो ब्रेन तक, मस्तिष्क तक जो पहुंचता है, किसके माध्यम से पहुंचता है, तो आप बता दीजिएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से शरीर तक पहुंचता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्पाइनल कॉर्ड करता क्या है, ये मेजर रोल
क्रिएट करता है, मेजर रोल निभाता है। अगर कोई बीमारी पता नहीं चल पाती है तो स्पाइनल कॉर्ड में ही एक लंबर पंचर होता है जिसको एलपी कहा जाता है। एलपी से ब्लड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलपी से ब्लड लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। इसकी रिपोर्ट आती है 72 घंटे में, और उसमें अगर कोई नहीं, कुछ नहीं निकला तो कहा जाता है कि नहीं, इनको कोई बीमारी नहीं है, इससे आप घर पे रेस्ट कराइए, है ना। हो सकता है कि किसी का टेंशन हो, किसी प्रकार का कोई टेंशन हो, बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ त्रुटि पाई जाएगी तो उसे कहा जाएगा कि प्रॉब्लम्स है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में 3 बात याद रखिएगा। पेरिफेरल जो शरीर में जालनुमा फैला हुआ है उससे मैसेज को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है, क्योंकि ये कनेक्ट होते हैं और ये डायरेक्ट जो है फोर ब्रेन से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये कनेक्ट होते किससे? हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के पार्ट से। इसीलिए जो स्पाइनल कॉर्ड को, जो मेरुरज्जु को, ब्रेन का वह पार्ट जो मेरुरज्जु को कनेक्ट करके रखता हो, जोड़ के रखता हो, उसी को कहा जाता है ब्रेन स्टेम। क्लियर हुआ? अब तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी, ठीक है? कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। चलिए, मैंने कहा क्या ब्रेन स्टेम क्या होता है, आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? ब्रेन स्टेम वो पार्ट्स जो स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के रखती है, तो जोड़ने वाला मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड नहीं होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होगा हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से कनेक्ट होगा कौन? बोलिए, फोर ब्रेन। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां तक के लिए स्पाइनल कॉर्ड का कितने बोन्स होते हैं? इसमें छोटे छोटे 31 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 31 बोन्स होते हैं, राइट। चलिए, ये सब देख रहे हैं, ये सब पेरिफेरल है, पीएनएस है, ठीक है, पीएनएस है। ये सब शरीर में जालनुमा फैला हुआ है। ये जो है क्या कहते हैं? भाल्व्स का एक जाल है। क्या है? भाल्व्स का एक जाल है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, अब आगे बात करेगा कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी ब्रेन का कितने लेयर पार्ट्स। तो मैं बता ही दिया कि 3 पार्ट्स, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अग्र मस्तिष्क का क्या क्या काम है, तो उसमें 2 अहम भूमिका निभाने वाली, एक है सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम है अच्छा प्लानिंग करना, अच्छा सोचना, जो भी अच्छी क्रिया पे आपका नियंत्रण है, देखना, सुनना, बोलना, मतलब वो स्किन से भी मैसेज लेगा, टंग से भी मैसेज लेगा, टेस्ट कैसा है नहीं है, ठीक है ना। कान से भी लेगा, किसकी आवाज है नहीं है, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। आंख से भी कहेगा कि अच्छा ये चीज दृष्ट अच्छा लग रहा है, इसे एक बार और देखो, ठीक है। स्किन ताप को महसूस कराएगा, कम है ज्यादा है, ठीक है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इसका। और ताप का मेंटेन, देखिए, ताप का महसूस कराना सेरिब्रम का काम, और ताप का नियंत्रण कराना हाइपोथैलेमस का काम है। तो हाइपोथैलेमस में 3 बातें आएगी। तो जब तक हम लोग पहले फोर ब्रेन में ही बात कर ले, क्योंकि फोर ब्रेन के बारे में पूछ दे कि जो भी अच्छी क्रियाएं हैं जो आपके अकॉर्डिंग चलता है, सोचना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारे के सारे काम सेरिब्रम का करेगा। कोई अच्छा बुद्धिमान है तो सेरिब्रम का कमाल है। डायंसिफेरल का 3 बात याद रखिएगा, ये भूख महसूस कराती है, ये दर्द महसूस कराती है, और ये ताप को मेंटेन कराती है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि थर्मो रेगुलेशन, ताप को नियंत्रण करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है, ये याद रखिए। और इसी को पिट्यूटरी को मास्टर कहा जाता है, यानी मास्टर को मास्टर, पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। और मास्टर का मास्टर कौन है? बोलिए, मास्टर का मास्टर है आपका हाइपोथैलेमस, राइट। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब आ जाते हैं यहां पे कि ब्रेन में जो है 3 लेयर होता है। एक लेयर को बोला जाता है पायामीटर, यानी पहला लेयर को बोला जाता है पायामीटर, प्यारी मां। याद रखिए, मैटर मतलब मां, मां, ये प्यारी मां है, ठीक है। ये जो है आर्किनोइड, थोड़ा प्रेम कम दे रही है, आर्किनोइड मां, ठीक है। और ये जो है ड्यूरामीटर, मां थोड़ी दूर चली गई है, ड्यूरामीटर, है ना, मां मुझसे दूर चली गई, ड्यूरामीटर। ये बाहरी लेयर है। अंतरी लेयर पायालीटर। आपसे पायालीटर में पायामीटर कहेगा क्या कहेगा कि दोनों जो बीच जो कनेक्टेड होते हैं, इसके बीच में कुछ फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड किसका भरा होता है? तो बस याद रखिए, सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड, यानी CSF लिख लीजिए, CSF, सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड के इसमें जो फील होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो कनेक्ट करके रखते हैं, यानी ये एक दूसरे से, ये आधा गोला है, हेमिस्फीयर है, एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है इसी को साइकस कहते हैं। यानी 2 अर्धगोला एक दूसरे लेयर को जो कनेक्ट करके रखता है उसको हम लोग साइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकस। और इसमें जो उभार होता है, उठा नीचा होता है, इसी को गायरस कहते हैं, गायरस। इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, ये तीनों लेयर को मिलाकर के मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर होकर के था। अब आती है साथ ही बात, किसकी आती है? हम लोगों ने रेस्पिरेशन, श्वसन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नर्वस सिस्टम। अब आपने कभी सोचा कि आखिर हम लोग जो खाते हैं तो उससे जो एनर्जी मिला, तो एनर्जी ब्रेन को भी जाएगा, शरीर, पैर को भी जाएगा, हाथ को भी जाएगा। तो बताओ, अगर कोई चीज यहां रखा हुआ है तो कि क्या इसे मैं अगर यहां भेजना चाहूं तो बेगर एफर्ट लगाए, बेगर फोर्स लगाए जाएगा क्या? यहां नहीं जाएगा ना।
तो इसको पंपिंग करने के लिए कोई चीज चाहिए। तो मान लो शरीर एनर्जी, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एनर्जी एटीपी बना, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो उठ करके ब्रेन में नहीं ना जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया उठ करके क्या पैर के पास तो नहीं जाएगी, वो एनर्जी सप्लाई, तो एनर्जी कैसे जाएगा वहां तक, तो एनर्जी को भेजने के लिए, फोर्स लगाने के लिए कोई ऑर्गन होना चाहिए। तो प्रकृति ने, नेचर ने मुझे दिया दिल। क्या दिया? दिल दिया, हार्ट्स दिया। अब बातें होगी दिल की, किसकी होगी? दिल की। लेकिन कैसी बात? दिल का सुनेंगे, दिल का करेंगे, लेकिन जो दिल बायोलॉजिकली में आ रहा है उसको, है ना, इमोशनली में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रेम हो, घृणा हो, नफरत हो, किससे कितना मोहब्बत चाहत होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि सोचने का काम किसका है? सेरेब्रम का। ठीक है, तो ये डिसाइड भी कौन करेगा? सेरेब्रम करेगा। लेकिन कोई कहता है कि मैंने किया प्यार, मिला इसमें धोखा, दिल टूट गया। दिल टूटेगा कैसे? दिल में तो कभी दर्द हो, सोचने समझने का काम है ब्रेन का, तो दिल टूटता नहीं है। असल मानों में ब्रेन ने ही उस चीज को निर्णय लिया है कि क्या सही है क्या गलत है। दिल टूटता उड़ता नहीं, चूंकि भावनात्मक इमोशंस जो चीजें होती है वो कहाँ होती है बताइए? सेरेब्रम में ही होती है। तो यानी प्रेम होगा, घृणा होगा, नफरत होगा, ये डिसाइड करेगा। हाँ, एक चीज आपसे अगर पूछ जाए कि जो भी इनवॉलंटरीज है हमारे पास, जैसे हृदय है, सांस लेना है, किडनी का काम है, गुर्दा का काम है ना, स्टमक यानी लीवर बाइल जूस सिक्रीट करेगा नहीं करेगा, भूख लगानी है नहीं लगानी है, ये सारे के सारे जो है अनैच्छिक है, इनवॉलंटरीज है। तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो इसका नियंत्रण करेगा मेडुला ऑब्लंगाटा, जो पार्ट्स है हिंड ब्रेन का। तो आप याद रखिएगा, हिंड ब्रेन जितने भी इनवॉलंटरीज है, हार्ट बीपी का मेंटेन करना हो गया, दिल का धड़काना हो गया, श्वसन क्रिया बढ़ेगा घटेगा, गुर्दे का फंक्शन बढ़ेगा घटेगा, यकृत का फंक्शन बढ़ेगा घटेगा, ये निर्धारित करेगा, बोलिए, मेडुला ऑब्लंगाटा, जो हिंड ब्रेन का काम है। ठीक है, आई बात समझ में? उसी में एक पोन्स था, वो पोन्स रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर को मेंटेन करती है। ठीक है ना, ये पोन्स भी किसका पार्ट्स है? बोलिए, हिंड ब्रेन का। मिड ब्रेन का बस एक बात याद रखिए, क्या कि मिड ब्रेन जो है एक चैनल है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच। बस मिड ब्रेन का एक रोल आ जाता है दृश्य को देखने, कंट्रोलिंग करने का। राइट, चलिए आइए हम लोग आ जाते हैं बात किसकी? हिंड ब्रेन में एक पार्ट्स था, क्या था, क्या नाम था उसका? हिंड ब्रेन में एक पार्ट्स का नाम, उसका नाम था सेरिबेलम। क्या नाम था? फोर ब्रेन में सेरेब्रम था, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम। सेरिबेलम की मुख्य बातें याद रखिए, ये बैलेंसिंग को मेंटेन करता है, शरीर का संतुलन। आप सीधा चलिएगा नहीं, अगर चलने में लड़खड़ाहट है तो डैमेज हुआ है आपका सेरिबेलम। ठीक है, शराबी लोग बोलता कुछ है, बोला कुछ और जाता है, जुबान का लड़खड़ाना, ये भी सेरिबेलम का डिस्टर्ब। यानी शराब सबसे पहले अफेक्ट करता है किसको? बोलिए, सेरिबेलम को। जो शराब पीते हैं तो उसको देखिएगा चलने में डिसबैलेंस होगा, क्योंकि सीधा नहीं चल पाएगा। तो वो कमाल है किसका? बोलिए, अल्कोहल ले लिया, सेरिब्रम डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास आ जाती है कि हमारे शरीर में एनर्जी को होना है, जाना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का हो गया, हार्मोन्स का हो गया, या ब्लड्स का हो गया, और शरीर से बाहर होना है CO2 और O2। तो ये आखिर पंपिंग कौन करेगा? तो पंपिंग करने का काम हार्ट्स का है। तो हमारी बात होगी अब किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम्स की, परिसंचरण तंत्र की। तो इससे पहले आते हैं थोड़ा सा कि एक खुशखबरी मैं आपको बता दूं साथी, कि आपके भाई बंधुओं के लिए ज्ञानघर महा ऑफर लेकर के आया है, मात्र 49 रुपए में। कितने में? मात्र 49 रुपए में, जहां से बीपीएससी ट्री यानी बीपीएससी से क्वालिफाई करके शिक्षक बनना होगा आसान। कंसेप्ट क्लियर होंगे, डाउट क्लियर होंगे, और आप में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे आप एग्जाम में बैठेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को डील करेंगे, सॉल्व करेंगे और बनाएंगे, और एक भी क्वेश्चन बाहर आने का नहीं है। जितना पढ़ाया जाएगा दायरा, बस आगे पीछे ट्विस्टेड किए जरूर जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट इससे आगे नहीं रहेगा, ये बात थोड़ा मान के चलिएगा। तो आपके भाई बंधु अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर से ज्ञानघर लेकर के आया है क्लासेस। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग होगी 3 बजे से, और ये एप्लीकेशन पे चलेगा, लाइव चलेगा 3 बजे से। ज्ञानघर के ऐप पे ही प्ले स्टोर से अभी आप इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो। ठीक है, और ज्ञानघर का क्लास का लाभ उठाइए, मात्र आपका 49 रुपए। खुशखबरी क्या है कि आपका जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक टेस्ट सीरीज मुफ्त में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़। ये 49 रुपीज़ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बेगर गुरु दक्षिणा की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। एकलव्य ने भी अपनी कला सीखा था तो अपने गुरु को अंगूठा दान किए थे, है ना। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की बात करें, या एक अंगुलीमाल डाकू था, उनकी बात कर ले, ठीक है। तो सभी ने, यानी हर व्यक्ति जो भी विद्या सीखती है
तो विद्या के रूप में कुछ ना कुछ जो है, विद्या ग्रहण के रूप में कुछ ना कुछ जो है, बस इसीलिए कि गुरु दक्षिणा कुछ ना कुछ आ जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे एजुकेशन फ्री में मिला है। आज के डेट में कोई चीज़ फ्री मिलता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन आपको तभी मिलेगी जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। पौधे आपको ऑक्सीजन तभी देंगे जब आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ठीक है, चलिए, तो एक पौधे और मानव के बीच का भी मैंने संबंध आपको बताया। आइए साथी हम लोग बात करते हैं किसकी, बातें बहुत चलेगी तो बहुत लंबी चली जाएगी। आइए हम लोग आ जाते हैं, चूंकि एक ओवरव्यू होना जरूरी है, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ें उसका ओवरव्यू होना जरूरी है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि मास्टर का मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर ताप का नियंत्रण कौन करता है, भूख कौन लगवाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए हाइपोथैलेमस। ठीक है, इमोशंस, प्रेम, सारे चीज कौन कराते हैं, तो बिल्कुल आपको आंसर आना चाहिए कौन, सेरिब्रम। ठीक है, सीधा चलने के लिए प्रेरित कौन करता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। राइट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछे कि एक ऐसा ब्रेन का वो पार्ट, वो कौन सा पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा जिससे एक व्यक्ति अगर हंस रहा है तो न हंसता पता चलेगा, रो रहा है तो न रोता पता चलेगा, कि वो गम में है कि खुशी में है कि दर्द में है, तो बिल्कुल बताइए क्या ब्रेन में पार्ट्स बताते ना, एक बताते हिप्पोकैम्पस, एक बताते बोलिए एडाइकल। तो वो क्या था कि जिसमें एडाइकल डिस्टर्ब हो जाता था तो उसमें व्यक्ति अगर रो रहा है, हाँ सर रो रहे हैं, मतलब चेहरे से कुछ पता ही नहीं चलेगा। और एक था हिप्पोकैम्पस, यानी छोटी यादों को लंबी कर देना। किसी किसी व्यक्ति को देखते पुरानी पुरानी बातें याद रहती है, और किसी को आज पढ़ाओ अभी पूछो नहीं बताएंगे। जैसे आपसे अभी क्लास में पूछे हम, तो बहुत ऐसे हैं जो कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं तो आपको एक एक बात बता देगा, लेकिन कोई ऐसे भी साथी है जो आप पढ़ाओ, आप पूछो, रिप्लाई लो, ऐसा करेगा लगता कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन जरूरी है। तो आइए, शरीर को उन ऊर्जा, शरीर को जो है क्या क्या बोलिए, जो भी इसेंशियल पदार्थ है उसको सप्लाई करने के लिए, उसको पंपिंग कराने के लिए नेचर ने दिया हार्ट। क्या दिया, नेचर ने हार्ट दिया है। क्यों दिया है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम को क्यों पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को इसलिए पढ़ेंगे कि हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर वही ना कर पाएगा जिस मोटर सिस्टम, मोटर रहेगा तभी ना, और मोटर सिस्टम हमारे पास हृदय है। तो आप हेडिंग डालेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या डालेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल घबराना नहीं है साथी कि हिंदी लिख रहे हैं कि इंग्लिश लिख रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता, सर्कुलेटरी का मतलब होता परिसंचरण। क्या होता, परिसंचरण। और सिस्टम का मतलब होता तंत्र। तो अब बात होगी परिसंचरण तंत्र की, मतलब एक चीज को दूसरे जगह पहुंचना है, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी चीज है वो हमारे शरीर के अंग तक पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, जहां कोशिका लिविंग है, यानी ऊर्जा की जरूरत कहां पड़ेगी, जो जीवित है। जो मृत्यु है उसे ऊर्जा की जरूरत की परवाह ही क्या है, उसे जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो अब आप एक बात लिख सकेंगे, एनर्जी हो या क्या इसेंशियल पदार्थ, जो जरूरत की चीजें हो उसको पहुंचना है कहां, लिविंग सेल, जीवित कोशिका के पास। और जीवित कोशिका के पास जो अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, जैसे आप CO2 कह लीजिए, उसको होना है बाहर। मतलब वेस्ट पदार्थ को, अवशिष्ट पदार्थ को होना है बाहर। तो बाहर कौन फेंकेगा, पंपिंग। किडनी की बात अगर करिएगा तो किडनी पंपिंग नहीं कर सकेगा। वो क्या करता है, उसमें जो है ब्लड, रक्त के साथ जो मिनरल्स आ गए हैं, जो खनिज पदार्थ आ गए हैं, जो विटामिन आ गए हैं, जो आपको क्या कहते हैं प्रोटीन्स आ गए हैं, इन सभी को करेगा वो एब्जॉर्ब, अवशोषण करेगा। ठीक है ना, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन करेगा, अमोनिया का अब्जॉर्प्शन करेगा, और किसका बोलिए, यूरिया का अब्जॉर्प्शन करेगा। मिनरल सब्सटेंस का जो खनिज पदार्थ जो हमारे लिए जरूरत है उसको एब्जॉर्ब करके लौटा देगा किसको, हृदय को। और हृदय का काम है पूरे शरीर में सप्लाई कर देना। किडनी में आता भी रक्त जो है शुद्ध ब्लड, और किडनी से जाता भी शुद्ध ब्लड है। अपवाद हमारा लंग्स है, लंग्स में जाता है अशुद्ध ब्लड और आता है शुद्ध ब्लड, क्योंकि लंग्स ही ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब, फिल्टर नहीं कह सकते इसको, यानी प्यूरिफाई, डीऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजनेट कहेंगे, क्योंकि लंग्स के पास ही ऑक्सीजन आता है। और जिस रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित है उसको हम कहेंगे शुद्ध रक्त, और जिस रक्त में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित है उसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। राइट, यहां तक क्लियर हुआ। तो परिसंचरण तंत्र, एक इंटरव्यू अगर आपसे एक ओवरव्यू बात पूछे, क्या पूछे कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, तो आप कहिएगा कि जरूरी चीजें शरीर से विभिन्न अंगों तक पहुंचना, जिस मोटर के माध्यम से जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र कहेंगे। यहां पे एक सवाल साथी बनता है कि अब बताइए, जरूरत, ब्रेन को भी ब्लड की जरूरत थी, ठीक है, और बाकी
विभिन्न अंगों की जरूरत थी। तो मेजर हमारा हार्ट और लंग्स की हम बात कर, सॉरी, हार्ट और ब्रेन की बात करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो बच्चे गर्भ में होते हैं, मां के पेट में होते हैं, तो सबसे पहले किस ऑर्गन, किस अंग का निर्माण होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि ब्रेन का नहीं, सबसे पहले हार्ट का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने बन गया कि जब बच्चे मदर के पेट्स में होते हैं तो सबसे पहले जिस ऑर्गन का निर्माण होता है उस ऑर्गन का नाम है हृदय। ये हृदय ब्रेन से कंट्रोलिंग नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं। इसको कब पंपिंग करना है, कब क्या करना है, ये खुद निर्धारित करता है। तो इसकी बात हम करेंगे, लेकिन इतना मान लीजिए कि चलिए कि शरीर के अंग में, मां के पेट में सबसे पहले जिस अंग का निर्माण हुआ है वो अंग का नाम है हृदय, हार्ट्स नाम है। ठीक है, क्योंकि हार्ट ही पंपिंग करेगा ना ब्लड, तो आप ऑटोमेटिक देखिए पहले कारखाना होगा कि पहले कारखाना से पदार्थ यानी सब्सटेंस को यूज करने वाला होगा। मान लो आप देखे होंगे कि जहां कोई आबादी नहीं है वहां इंडस्ट्री लगा दिया हो, ऐसा देखे नहीं। पहले डिमांड यानी जिसकी डिमांड होगी उसी की कारखाना लगेगी। पहले लोग होंगे, उसके बाद क्या होगा, बोलिए, कारखाना होगा। ठीक है ना? जब कारखाना ही नहीं रहेगा तो फिर ये काम क्या करेगा? तो हमारे पास हृदय ये सप्लाई करेगा। क्या करेगा? सप्लाई करेगा। ठीक है, सप्लाई करेगा। तो सबसे पहले निर्माण किसकी होगी? हार्ट की होगी। आइए हम बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, परिसंचरणा तंत्र में ये करता क्या है? जरूरी पदार्थ को यानी ऊर्जा हो गया, ठीक है, ऊर्जा, इसको भेजता है कहां? जीवित कोशिका के पास। कहां भेजता है? जीवित कोशिका के पास। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में इसेंशियल जरूरत की चीजें और ऊर्जा को भेजना है लिविंग जीवित कोशिका के पास। और जीवित कोशिका के पास जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है जीवित कोशिका के पास। कहां? जीवित कोशिका की बात हो रही है, जीवित कोशिका। ठीक है, कोशिका के पास जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ उसको होना है बाहर। तो अपशिष्ट पदार्थ में आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए? CO2 हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, ये लंग्स के पास होता है। ठीक है, इसको होना है बाहर जीवित कोशिका से। तो यानी परिसंचरण तंत्र में यही होता है, जरूरत की चीजें कोशिका के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर, और अपशिष्ट पदार्थ को जीवित कोशिका से होना है बाहर। अब आपके पास आएगा तो ये आखिर ये अंदर और बाहर किसके माध्यम से होगा? तो इस चीज को कहा जाता है फ्लूइड सिस्टम। क्या कहा जाता? ये सभी के सभी लिक्विड माध्यम में होंगे। क्या होंगे? लिक्विड माध्यम में होंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं जाएगा। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में आप लिखेंगे, ये फ्लूइड सिस्टम है। क्या है? बॉडी फ्लूइड्स, जिसको शरीर बहाव कर सकेगी। बॉडी फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का मतलब समझ रहे हैं ना? बहाव। तो शरीर में बहाव क्या क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। यानी आप सुने होंगे कि अपशिष्ट पदार्थ, शरीर के अंदर जो एनर्जी वगैरह जो मिलता है, आपने कभी कभी सुना होगा, या कभी कभी जब हम लोग डाइजेशन पढ़े थे, पाचन तंत्र, कि हम लोग जो फूड लिए वो फाइनली टूटा, कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां आपका ग्लूकोज मिल गया। वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है, अब्सॉर्प्शन कर लेता है कौन? माइक्रोविलाई। वो एब्जॉर्प्शन करके किसको देता है? आखिर वही तो एब्जॉर्प्शन जो किया, क्या सॉलिड फॉर्म में किया? लिक्विड फॉर्म में किया। वो एब्जॉर्ब करके कहां भेजता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है। वहां होती है उसकी पिटाई और वहां बन जाता है वो एटीपी। तो अब यहां पे बात आ गई कि एब्जॉर्प्शन जो ब्लड वेसल में हुआ वो जूस फॉर्म में हुआ, लिक्विड के फॉर्मेट में हुआ। तो ये जो पास आउट होगा तो दो चीजों से पास आउट होगा, एक तो ब्लड के थ्रू पास आउट होगा और एक लिम्फ के थ्रू पास आउट होगा। अभी आपको लिम्फ समझ में नहीं आएगा। तो लिम्फ का काम है, कोई नई चीज नहीं है, लिम्फ का काम है कि जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आया है, जो विटामिन आया है, उसको क्या करना? सेपरेट करना, एक्सचेंज करना। बाकी और कोनो काम नहीं है। ये लिम्फ बनते हैं केशिका से, कैपिलरीज से। कैपिलरीज कैसे बनता है? धमनी आर्टरीज के टूटने से। ठीक है, सारे पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट बायोलॉजी का कहीं से कोनो कोई क्वेश्चन पूछे, एक भी डाउट नहीं आने देंगे हम। ठीक है, चलिए। तो अब आप बताइए मुझे कि शरीर के अंदर दो चीजों के माध्यम से आदान प्रदान होगा। एक होगा रक्त के माध्यम से, ठीक है, खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, और एक होगा लसिका के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से। ठीक है, लिम्फ, लसिका के माध्यम से। ठीक है, लसिका कुछ नहीं है,
लसिका बना है धमनी से, इसका काम होता है एक्सचेंज करना, गैस का एक्सचेंज कर ले, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कर ले, बस एक्सचेंज का काम करना। ये आखिर लिम्फ हमारे शरीर में आया क्यों, ये काम आया ही क्यों? देखिए, हमारे शरीर में इसलिए आया कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड कभी भी जो है टिश्यू से मिलता नहीं है, कभी टिश्यू से मिलता नहीं है, ये याद रखिए। नहीं मिलने के कारण ही लिम्फ लसिका का डेवलप हुआ, क्योंकि ये मिलने नहीं देगा, जहां जिसको चाहिए एब्जॉर्ब करके उसको देता रहेगा, ठीक है, इसीलिए लसिका का निर्माण हुआ। आइए बात करते हैं हम लोग किसकी, आ जाते हैं हम लोग ब्लड में। किस में आ जाते हैं? रक्त में। यानी आपका बॉडी फ्लूइड दो तरह के हैं, सॉरी फ्लूइड ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्लड मजा आएगा, मजा बहुत आएगा, बस ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बिल्कुल मजा आएगा। एकदम कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, आपकी सांद्रता, बस मैं दिखूं और सिर्फ आप दिखो, आगे बागे जो है दाएं पीछे कुछ ना दिखे, घोड़ा वाला है ना, उसको क्या कहते हैं, लगाम, हाँ मीनार, जो कहिए आप उसको लगा लीजिए, और मैं आपको दिखूं और आप मुझे दिखो। आप कहोगे सर मैं कैसे दिखूं, आप मुझे दिख रहे हो, मैं बिल्कुल आपके बस स्क्रीन पे ही हूं और आप भी मुझे स्क्रीन के सामने ही दिख रहे हो, ऐसा मैं महसूस करके चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास है रक्त, ब्लड, ठीक, और एक है लिम्फ, लसिका। अब हमारे पास ब्लड दो तरह के हैं, क्या है? ब्लड दो तरह के कि तीन तरह के? दो तरह के। एक है रक्त कणिकाएं, जिसको आप ब्लड कॉर्पसल कहते हैं, ये छोड़ दीजिए। रक्त जो है निर्माण और न निर्माण होने के आधार पर, ये आधार क्या है, बेसिस, एक ऐसा है जो फॉर्म्ड होगा, जिसको बनाएगा, और एक ऐसा है जिसको अपने आप रहेगा, उसको कोई बनाएगा नहीं। जो नहीं बना, खुद से उपस्थित है, उसी को बोला गया प्लाज्मा। क्या कहा गया? प्लाज्मा। तो एक का नाम पड़ा प्लाज्मा, किस आधार पे? बनने और ना बनने के आधार पे। जिसको बनाया गया उसको कहा गया फॉर्म्ड सेल। क्या कहा गया? गठित कोशिका, फॉर्म्ड सेल। जिसको नहीं बनाया गया ये कहेगा गठित सेल। क्या कहलाएगा? ये गठित कोशिका। यहां तक क्लियर हुआ? और गठित कोशिका को ही आप क्या कहते हैं? ब्लड क्रॉप्सल कहते हैं, ब्लड क्रॉप्सल, यानी रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? रक्त कणिका, कणिकाएं, ठीक है। चलिए, अब आती है बात की जो हमारे पास है, जिसको बनाया नहीं गया। तो बनाया नहीं गया वो हमारे शरीर में कुल ब्लड का कितना दोनों बेटा है किसका? ब्लड का ही। तो अगर मान लो कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर 100% है, होता ही है, इस 100% में जो नहीं बना वो कितना प्रतिशत है और जो बना वो कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होगा कि ये जो है प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर के अंदर 55% होता है। कितना होता है? 55%, यानी 100%, यानी 100 लीटर, यानी 100 कह लीजिए हमारे पास वक्त है, उसमें से 55% प्लाज्मा है। कितना है? तो अब 100 में से 55 निकलेगा प्लाज्मा, तो फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे बताएं? गठित सेल नहीं लिख लीजिए, फॉर्म्ड कोशिका कह लीजिए, फॉर्म्ड एलिमेंट तत्व कह लीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई बुक उठा दे एनसीईआरटी वगैरह, तो वहां सेल नहीं लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा एलिमेंट, तो कहिएगा मास्टर पगला है, सेल के एलिमेंट कह दिया है, ठीक है। तो हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है। आप जहां क्लिक करोगे मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे कहां से क्या करोगे? रुस्वा करोगे, और रुस्वा होने से हम डरते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेइज्जती नहीं होगी तो आप सीखने से क्या रह जाओगे? वंचित रह जाओगे। सीखना चाहते हो तो रुस्वा होना चाहिए, है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपसे पूछागा कि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, या हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी सप्लाई होता है, वो किसके माध्यम से होता है? यही तो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के ही माध्यम से सप्लाई होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब, अवशोषण होने के बाद जो फूड और एनर्जी या हार्मोन्स या विटामिन्स या प्रोटीन्स की बात करें, ये सारे के सारे प्लाज्मा के माध्यम से जाता है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो इसके कितने बेटे जो है निर्माण होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर बनाता कौन है? आप तो बोल ये तो अपने आप ऑटोमेटिक है, इसको बनाया गया, तो बनाता कौन है? तो बिल्कुल आपने सुना होगा मेरुरज्जु, जो है रोड नहीं, रेड बोन मैरो। कौन बनाती है?
रेड बोन मैरो बनाती है। तो रेड बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाएगा, बोलिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाएगा। क्लियर हुआ? बनाया कौन, समझ में? प्लाज्मा को किसी ने बनाया नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, तो 7.4 कह लीजिएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट का पीएच मान कितना होता है, 7.2 होता है। क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। ओवरऑल आपसे पूछ दिया जाए कि शुद्ध बलद का पीएच मान कितना होता है, 7.4 ही कह लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं जाना है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, हेमेटोलॉजी। मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं, मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर जो पंपिंग होगा रक्त के ही माध्यम से होगा। जो इसको लेके जाएगा, जिस रास्ता से जाएगा, उसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहेंगे। तो हम लोग वो सारी चीजों को करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे तो पढ़ेंगे परिसंरचना। पहले एक बेसिक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। आपसे साथ ही पूछेगा कि प्लाज्मा बने किसके होते हैं, तो प्लाज्मा जो होता है 90 से 92% जल के बने होते हैं। तो आप लिखिएगा कि प्लाज्मा में पानी कितना, प्लाज्मा में पानी होता है 90 से 92%, ठीक है। तो बाकी यानी 100% कोई चीज होता है तो 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर है, तो बाकी क्या होगा, तो बाकी 6 से 8% होता है प्रोटीन्स। क्या होता है, 6 से 8% होता है प्रोटीन, ठीक है। या 1% हम अगर बात करें तो 1% में अन्य सब्सटेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अन्य सब्सटेंस, अन्य पदार्थ, ठीक है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट की बात करें, मिनरल्स की बात करें, खनिज की बात करें, है ना, हार्मोन्स की बात करें, तो इन सारी चीजों की बात हो जाएगी। राइट, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अभी यहीं पे प्लाज्मा इन रही होता है। हम लोग अलग स्लाइड पे आएंगे, यहां खिचड़ी नहीं पकाएंगे, ठीक है, घिचपिच नहीं हो जाएगा। इस गठित फॉर्म का 3 नाम लिख लेते हम लोग। एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है प्लेटलेट्स और एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और उठाते हैं प्लाज्मा को। किसको उठाते हैं, प्लाज्मा को। प्लाज्मा के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आए, छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। छूटना, अगर छूट गए तो ज्ञान घर से पढ़ना जुल्म हो जाएगा, ठीक है। लिखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहा जाता है। जहां दोनों मीनिंग अलग अलग होगा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। प्लाज्मा, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखिएगा इसके बारे में, प्लाज्मा में 90% क्या होता है, यानी पहले तो लिखिए 55% ऑफ ब्लड का होता है। दूसरा बात क्या लिखिएगा, 90 से 92% इसमें जल होते हैं, 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है, और क्या होता है 1 से 1% के करीब जो होता है कार्बोहाइड्रेट को मैं CH2O लिखता हूं। और क्या लिखेगा, खनिज लिखिए, खनिज पदार्थ, मिनरल्स, सोडियम पोटेशियम आयंस, और क्या लीजिए विटामिन, ठीक है। विटामिन की बात नहीं करें, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, मिनरल, अन्य पदार्थ लिख लेते हैं हम। यहां पे अन्य पदार्थ कर देते हैं, अन्य पदार्थ। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मा करता क्या है, तो प्लाज्मा ही तो है जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करके सप्लाई करता है। प्लाज्मा के माध्यम से ही ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, एमिनो एसिड्स हो, जहां जिसकी जरूरत है प्लाज्मा के माध्यम से ही जाता है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्लूकोज की बात करें, पोषक में कह लीजिए, न्यूट्रिशन में ये किस किस न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है, पोषक, न्यूट्रिएंट्स, पोषक, अवशोषण, अवशोषण, किसको किसको, ये करता है ग्लूकोज। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, छोटी आंत में टूटा क्या था, ग्लूकोज टूटा था। और फ्रुक्टोज ले लीजिए, फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज, और अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। लिपिड्स की बात करें या वसा की बात करें तो वसा भी ले लीजिए, ठीक है। अब आई बात की आखिर प्रोटीन्स, प्लाज्मा में कौन कौन प्रोटीन्स होता है, तो 4 प्रोटीन्स होते हैं इसमें। प्रोटीन की बात करें तो कितने प्रोटीन्स होते हैं, 4 प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन, एक का नाम है एल्बुमिन, क्या नाम है, एल्बुमिन। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है, नाम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं, आसानी से समझ में आएगा, एल्बुमिन। दूसरे का नाम है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन।
तीसरे का नाम है फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। चौथे का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी के अंदर चाहे आप पढ़ोगे 11th का एनसीईआरटी, ठीक है, न्यूट्रिशन, उसमें अगर सर्कुलेशन पढ़ेंगे या 9th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको प्रोथ्रोम्बिन का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी के बाहर की बातें हैं, बाकी ये तीनों नाम आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अब आती है बात कि आखिर इन प्रोटीनों का हमारे शरीर के अंदर करता क्या है, प्लाज्मा क्या करता है इन प्रोटीनों से। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है या जल का संतुलन सही है, वाटर बैलेंस है, ऑस्मोटिक मेंटेन है, तो उसमें आपका रोल एल्बुमिन का है। ये प्रोटीन्स है, ये करता क्या है, जल का मेंटेन करता है। क्या करता है, जल का मेंटेन करता है, पानी का मेंटेन करता है, पानी का मेंटेन संतुलन करता है। अगर यही एल्बुमिन का कमी हो जाए तो आपको हो जाता है डिहाइड्रेशन, और आप कहते हो कि वीकनेस जैसा लग रहा है, कमजोरी सा महसूस हो गया, पानी शरीर के अंदर नहीं है, ये निभाता है एल्बुमिन। एल्बुमिन साथी है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि एल्बुमिन किस में पाया गया, प्लाज्मा में पाया गया, राइट। चलिए ग्लोबुलिन के बारे में बात करिए तो इसमें थोड़ा जटिल क्वेश्चन बन जाता है, बना देता है। क्या बनाता है, इसके 3 सेल होते हैं। एक सेल का नाम है अल्फा, अल्फा कोशिका, एक का नाम है बीटा सेल, एक का नाम है गामा सेल, ठीक है। अल्फा बीटा सेल क्या करता है, ये दोनों जो है ऑस्मोटिक जल के पानी को बैलेंस में मदद करती है, मतलब ये सपोर्ट कर दिया इनडायरेक्ट रूप से एल्बुमिन को। यानी ग्लोबुलिन का 3 बेटा, एक का नाम हुआ अल्फा, एक का नाम हुआ बीटा, एक का नाम हुआ गामा। अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा बीटा जो है सपोर्ट किया किसको, एल्बुमिन को। किस लिए कि बेटा तुमको पानी को बैलेंस करना जरूरी है, अगर पानी तुम्हारे शरीर में बैलेंस नहीं होगा तो हम रही के क्या करेंगे, तुम पानी को संतुलन करो, मेंटेन करो, राइट। चलिए तो यहां समझ में आया कि नहीं आया। एल्बुमिन में अल्फा और बीटा ये मिल जाता है। ये अल्फा और बीटा किसका है, ग्लोबुलिन का है। ये तीनों मिलकर के बनाता है, पानी को बैलेंस करता है, पानी को बैलेंस करता है शरीर के अंदर, पानी को संतुलन करता, बैलेंस करता है शरीर के अंदर, संतुलन करता शरीर के अंदर, ठीक है। चलिए शरीर के अंदर गामा सेल क्या करता है, तो गामा सेल जो है ये आपको जो है क्या करते हैं, एंटीबॉडीज कह लीजिए, प्रतिरक्षा का काम करता है। क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, प्रतिरक्षा, डिफेंस का काम करता है, प्रतिरक्षा का निर्माण एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडी। क्लियर हो रहा है। चलिए अब आपसे पूछा जाए फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, तो ये जो है रक्त को थक्का जमाने का काम करता है, रक्त को थक्का जमाने में, थक्का जमाने में, थक्का जमाने में काम करता है, मदद करती है, जमाने में मदद। चलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो यहां तक था। अब आपसे पूछा जाएगा कि वसा, वसा को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो वसा को भी एब्जॉर्ब करता है प्लाज्मा ही। कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो आप लिख लेंगे न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन है, तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा हो ही गया, ठीक है। तो वसा का एब्जॉर्ब करने वाला है फिब्रिनोजेन, क्लोटिंग भी करता है और ये वसा को एब्जॉर्ब भी करता है। साथ ही कभी कभी पूछ देगा कि वसा का निर्माण हमारे शरीर के अंदर किसने किया, तो वसा नहीं, फिब्रिनोजेन। तो फिब्रिनोजेन को निर्माण बनाता है लीवर यकृत। अगर क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ कर दे तो इतना याद रखिए, फिब्रिनोजेन को बनाने वाला यकृत है। कौन है, यकृत है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, रक्त कनिकाएं, ब्लड सेल्स, ब्लड क्रॉपसेल्स पे, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो निर्माण हुए हैं, बने हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, गठित कनिकाएं, फॉर्म्ड, गठित तत्व, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए फॉर्म्ड एलिमेंट, गठित तत्व, गठित तत्व, गठित तत्व कितने हैं बाबू, 3 है। कौन कौन, एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, और एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछेगा कि आरबीसी का कोई दूसरा नाम भी है क्या। ये तीनों के तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों बनाए जाते हैं। कहां बनता है, रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो में बनाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा
क्या पूछा जाएगा कि संख्या में कौन अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट के रूप में आरबीसी है। ये मिलियन में होता है। कितना होता है तो लिखिए, इसकी संख्या होती है 5 से 5.5 मिलियन इन क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें पाया जाएगा आरबीसी 5 से 5.5। ठीक है, चलिए वही प्लेटलेट्स की बात करिएगा तो ये 1.5 लाख से, है ना, 2.5 लाख तक पाया जाता है। प्लेटलेट्स होता है तो इसी की कमी हो जाती है। ठीक है ना, सॉरी प्लेटलेट्स कहते हैं, डेंगू जब होता है तो इसी की कमी हो जाती है। राइट, चलिए डब्ल्यूबीसी की बात करिए तो ये सबसे कम संख्या में होता है, ये 1000 में होता है। 7000 से लेकर के, है ना, 9000 तक लिख लीजिए। 9000 तक संख्या में सबसे कम होता है। 9 के नहीं यार, गड़बड़ा ही जाएगा तो बवाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए आरबीसी के बारे में। क्या आरबीसी का कोई दूसरा नाम भी होता है क्या? हाँ साथी, होता है। क्या नाम है इसका? बोलिए, बिल्कुल मजा आएगा एकदम। समझिए, समझ के चलिए। अगर अच्छा लग रहा है तो करिए ना, सेशन को लाइक भी करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए। हाँ, अगर मेहनत से आपको पढ़ाए रहे, एक एक चीज क्लियर हो रहा है तो बात होनी चाहिए, शेयर की बात होनी चाहिए, लाइक की बात होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन की भी, और बात ही होनी चाहिए सब्सक्राइबर की भी। राइट, चलिए बहुत समझदार हो आप, समझ आते हो। अगर मान लो शेयर नहीं करोगे, आप पढ़ोगे, किसी को बताओगे कि हम पढ़े हैं ज्ञान घर से, अच्छा पढ़ाए, उनको कैसे पता चलेगा कि अच्छा पढ़ाए हो? जब आप भेजोगे तभी तो पता चलेगा ना। हाँ ठीक, चलिए आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो क्यों बोला गया? क्योंकि ये लाल कलर का होता है। क्या होता है? लाल कलर का होता है, इसीलिए इसको इरिथ्रो। तो लाल करने वाला इसमें कौन है? रेड पिगमेंट कौन है? रेड पिगमेंट इसमें है जिसका नाम है होमोग्लोबिन। क्या नाम है? तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लाल पिगमेंट, लाल तत्व, ओकर नाम है हेमोग्लोबिन। क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में लिखिए कि सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला प्रोटीन अगर ब्लड के अंदर है तो होमोग्लोबिन प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स है। और ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन्स होमोग्लोबिन है। राइट, सबसे बड़ी कहे, सबसे बड़ी प्रोटीन तो फिब्रिनोजेन है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला होमोग्लोबिन, सबसे बड़ी प्रोटीन फिब्रिनोजेन है। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि लाल पिगमेंट जो होता है हेमोग्लोबिन, क्या उसमें हेमोग्लोबिन में कोई तत्व भी होता है क्या? हाँ, एक तत्व होता है आयरन। क्या होता है? लोहा धातु, लौह धातु पाया जाता है। लौह धातु, आयरन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन अवधि भी है क्या? हाँ है। कितना है? 120 दिन। इसका जो है जीवन अवधि 120 दिन के बाद ये समाप्त हो जाएगा। कहां समाप्त होगा? तो एक है तिल। आपने तिल का नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं, यानी तिल नहीं, तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन। तो आरबीसी जो है ओल्ड हो जाता है तो ये मर जाता है, और मर करके कहां जाता है? यानी ये जाती हूं वहां मर जाता है, जिसका नाम है कब्रगाह। यानी आरबीसी का ग्रेयार्ड या कब्रगाह कहें तो स्प्लीन होता है। ये कहां जाता है? स्प्लीन में। स्प्लीन में ये कहा जाता है, दफन हो जाता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछेगा साथी, क्या आरबीसी से न्यू आरबीसी बनता है? नहीं बनता है। ये आरबीसी बनाएगा कौन? आरबीसी को बनाता कौन है? आरबीसी बनता है कहां? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में। देखो अब यहां पे आप फंसोगे। तो रेड बोन मैरो तभी होगा ना जब आपके शरीर वेल डेवलप हो जाए। जब हमारा शरीर फॉर्म्ड ही हो रहा है, बन रहा है, उस समय ना ही बोन आया है और ना ही स्केलेटल आया है, नहीं आया है। तो अगर आपसे पूछ दे कि जब बच्चा इम्प्लांटेशन यानी इम्ब्रोयो गर्भ की अवस्था में होता है, भ्रूण होता है, इम्ब्रोयो होता है, तो उस समय आरबीसी कौन बनाता है? आ गया ना, फंस गया ना। तो अब याद रखिए, आरबीसी जब मैच्योरिटी, जब शरीर वेल डेवलप हो जाएगा तब आरबीसी बनेगा कहां? बोन मैरो के अंदर। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय आरबीसी बनाता है किसको? बोलिए, आरबीसी बनाता है यॉक सॉक। यानी आप लिखेंगे इम्ब्रोयो, लिख लीजिए। इम्ब्रोयो के केस में आरबीसी बनाता कौन है? अंडे की जर्दी, यॉक सैक, अंडे की जर्दी,
अंडे की जर्दी। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये बना देता है, कौन बनाता है बोलिए? ये बना देता है स्प्लीन। क्या बनाता है? स्प्लीन। फिर आरबीसी, जब आप भ्रूण से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो आरबीसी बनाएगा स्प्लीन। और इसके आगे थोड़ा बड़ा शरीर बनेगा तो आरबीसी बनाएगा लीवर। क्या बनाएगा? आरबीसी का निर्माण करेगा लीवर। और थोड़ा और बड़ा हो जाएंगे तो आरबीसी का निर्माण करेगा बोन मैरो। समझ में आया कि नहीं आया? बोन मैरो। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि आरबीसी स्प्लीन भी बना सकता है अगर ऑप्शन में आ जाए और वो अवस्था नहीं दिया हो। खाली क्वेश्चन होगा कि आरबीसी कहां बनता है, और ऑप्शन में लीवर भी हो, ऑप्शन में यॉर्क सैक भी हो, ऑप्शन में बोन मैरो भी हो, और ऑप्शन में स्प्लीन भी हो। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ना कि हाँ बोन मैरो खाली लेके गए, आए धराम सिकर गिर गए, तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर आपको आरबीसी के बारे में पूछे, क्या पूछे? क्या आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है? तो आप कहिएगा कि नहीं। क्या ऑल आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस? नहीं, ऑल कह देना गलत हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट कह सकते हैं, ऑल कहेंगे तो गलत, क्योंकि किसी किसी में आरबीसी, किसी किसी के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कैमल की बात करेंगे तो कैमल में पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाने और पाए जाने से क्या तुलना है? तो आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अगर न्यूक्लियस होगा तो स्पेस क्या होगा? कम होगा, और स्पेस कम होगा तो ऑक्सीजन आएगा कम, तो सप्लाई ऑक्सीजन की होगी कम। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसीलिए न्यूक्लियस, नेचर ने आरबीसी में, हम लोगों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो एक बात यहां पे लिख लीजिएगा, नो केंद्रक। नो केंद्रक, न्यूक्लियस और केंद्रक दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, और नो का मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता? कारण बता दिए। क्या सभी आरबीसी में नहीं होते? नहीं, कैमल को छोड़ के ऊंट में पाया जाता है, ऊंट में होता है, ऊंट में होता है। ठीक है ना, ऊंट में होता है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आखिर आरबीसी करता क्या है, तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां पे, ये करता है या क्या करता है? एक्सचेंज करता है, सप्लाई करता है, या यातायात कराता है। यातायात लिख लेंगे, यातायात, ट्रांसपोर्ट CO2 गैस एंड O2 गैस। क्या यहां तक कोई दिक्कत आया किसी को? नहीं आया होगा। एक एक चीज आपको मैंने क्लियर करके बता दिया है, कहीं से कोनो दिक्कत नहीं। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, कब्रगाह भी बता दिया, स्प्लीन। ठीक है, चलिए अब साथ ही आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट्स जो है, ये जो है फॉर्म सेल नहीं कह लीजिए, ये एक टूटा हुआ भाग है। किसका टूटा है भाग? ये कोशिका का टूटा हुआ भाग। जैसे कैपिलरी टूट गया, आरबीसी टूट गया, तो बना देता है प्लेटलेट्स। तो अब यहां पे बात करें, ये टूटा हुआ भाग है। दिल टूटा तो आशिक हुआ, आशिक ने शेरो शायरी किया तो शायर बना। ठीक है, चलिए टूटा हुआ कोशिका है, प्लेटलेट्स क्या है? टूटा हुआ कोशिका है, कोशिका। ये इसका क्या आपसे पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भी है क्या? हाँ है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स दूसरा नाम, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, चलिए इसकी अवधि पूछा जाए तो इसकी अवधि होती है कम। कितना? 9 से 11 कह लीजिए, 9 से 13 दिन का होता है, 9 से 13 दिन जीवन अवधि है। ठीक है, बनाता कौन है? रेड बोन मैरो ही बनाता है, रेड बोन मैरो बनाता है। चलिए ये क्लोटिंग कैसे करता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आखिर प्लेटलेट्स क्लोटिंग कैसे किया? तो इसमें पाया जाता सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन। क्या पाया जाता? प्रोथ्रोम्बिन। क्लोटिंग कैसे करता है? ये इसका मुख्य काम है रक्त को थक्का करना, रक्त का थक्का करना, रक्त का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थक्का कौन करता है, तो आप बता दोगे प्लेटलेट्स। कैसे करता है? तो लिखेगो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। इस पे आएगा, इसको एक्टिव, ये अभी है इनएक्टिव, अक्रियाशील है, अक्रिय है। इसको क्रियाशील के लेकर आएगा थ्रोम्बिन। कौन आएगा? थ्रोम्बिन। तो इससे क्या पता चला ये कि अब बन जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्ट हो जाएगा किस में? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन का एक्शन होगा कहां? लीवर के साथ। कि हां, लीवर के साथ। तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा फिब्रिनोजेन में। क्या? फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। और फिब्रिनोजेन कन्वर्ट होगा फिब्रिन में। कहां होगा? फिब्रिन में।
और ये फिब्रिन जो है ब्लड क्लोटिंग कराता है, ये लिखिए ये प्लेटलेट से बना है, ये फिब्रिन जो है ब्लड क्लोटिंग कराता है, रक्त का थक्का कराता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग, क्या ब्लड क्लोटिंग। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ, बोलिए। तो अब आपसे पूछेगा, इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई कहेगा कि थ्रोम्बिन जो है क्या है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, विटामिन है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हमने कहा हार्मोन और विटामिन, प्रोटीन्स होता तो आंसर हो जाता सही। तो इसका मतलब हुआ कि थ्रोम्बिन जो है, लिख लीजिए आप, थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन ये एंजाइम है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि थ्रोम्बिन क्या है, तो आप कह लीजिएगा थ्रोम्बिन जो है एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जब एंजाइम है तो ये प्रोटीन भी होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ गया है, तो आप जिसकी भी बात करो, सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, बिहार सीजीएल की बात करो, बीपीएससी टीचर की बात करो, है ना, जिसकी एग्जाम करो, नीट भी तो क्वेश्चन आएगा ही ना, एनसीईआरटी से बाहर क्या पूछेगा, है ना, कुछ कुछ जान। तो ये सारे के सारे को कवर कर लेंगे आपको। चाहे बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस तो इतना डेप्थ में जाएगा ही नहीं, है ना। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में क्वेश्चन बन सकता है। रेलवे की बात करें, एनटीपीसी, जेई की बात करें, सारे में क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके क्लास हो जाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लेके आऊंगा। और ईमानदारी से आपने अगर पूरा लेक्चर को सुन लिया, देख लिया है, तो क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं किसकी, अब डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की एक स्लाइड में हम लोग लेकर के आते हैं। ये ऑर्डर समझ में आ गया कि नहीं आया? आइए हम लोग डब्ल्यूबीसी की एक स्लाइड पे आते हैं। क्या आते हैं? लिखेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। क्या है? यानी आपको याद रखना है। तो प्लेटलेट्स में थोड़ा सा कह सकते हैं कि कैसा कलर होता है, तो हल्का येलो पीला होता है, ठीक है ना, हल्का पीला होता है। ये थोड़ा सा आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा तो ब्लड क्वालिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसे डेंगू में होता था तो आदमी को इंस्टेंट डेथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो आप आ जाइए, क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। डब्ल्यूबीसी, इसका मतलब आरबीसी, आर फॉर रेड, यानी आरबीसी का कलर होगा लाल, डब्ल्यूबीसी का कलर पूछ देगा, कंफ्यूज नहीं होना। डब्ल्यू फॉर व्हाइट, यानी डब्ल्यूबीसी का कलर होगा व्हाइट या रंगहीन। ये होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस कह लीजिए या व्हाइट कह लीजिए, व्हाइट। इसके दो बेटा है, तीन बेटा नहीं, दो बेटा। फंक्शन के आधार पे, कार्य करने के आधार पे दो बेटा है। एक बेटा का नाम है ग्रेनुलोसाइट्स। क्या नाम है? ग्रेनुलोसाइट साइट्स। और एक बेटा का नाम है ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्या नाम है? ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। चलिए क्या नाम है? तो ये जो है डब्ल्यूबीसी में भी प्रोटीन्स पाए, जो कि आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है, बोलिए। एंटीबॉडीज का डेवलप करना, प्रतिरक्षा का डेवलप करना, विकास करना, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करना। तो इसमें पाए जाते हैं 5 तरह के प्रोटीन्स। क्या पाए जाते हैं? 5 तरह के प्रोटीन्स। एक प्रोटीन का नाम है, लिखते हैं यहीं पे, न्यूट्रोफाइल्स। क्या नाम है? न्यूट्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स। हिंदी में भी यही लिखेगा, न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है, फाइल्स। एक प्रोटीन का नाम है बेसियोफाइल्स, बेसियोफाइल्स या एसिडोफाइल्स लिख लीजिए, एसिडोफाइल्स। एक को लिख लीजिए एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स। और एक का नाम है बेसियोफाइल्स, बेसियोफाइल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स में 2 पार्ट्स आते हैं इसका। एक का नाम है मोनोसाइट्स। क्या नाम है? मोनोसाइट्स। और एक का नाम है लिम्फोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट्स है, लिम्फोसाइट्स। करता क्या है, सारी की बात करेंगे हम अभी, ठीक है। न्यूट्रोफाइल जो है, न्यूट्रोफाइल्स ये डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाला प्रोटीन्स है। करता क्या है? तो ये करता है क्या, बोलिए। ये आपको करता है एंटीबॉडीज को डेवलप कराने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये शरीर के अंदर अगर पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी में अगर पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप लिखिएगा न्यूट्रोफाइल्स। ये पाया जाता है 60 से लेकर के 70% के करीब, ठीक है। चलिए वही अगर बात करें एसिडोफाइल्स की, किसकी बात करेंगे, तो ये 2 से 3% होता है। कितना होता है? 2 से 3%। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या करता है, तो ये जो एलर्जी, अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो आपको एलर्जी हो जाएगा। कुछ भी खाओगे दिक्कत, या कहीं चले जाते हो तो नहीं देखते हो, छींक आना, सर्दी होना, यानी पानी भी चेंज करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती, तो एलर्जी से संबंधित है। ये क्या है? एसिडोफाइल्स एलर्जी से संबंधित है। बेसियोफाइल्स की बात करें तो ये जो है, जैसे कभी कभी आप देखे होंगे
चोट लग जाता है, तो चोट लगते ही वहां पे क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि बेसियोफाइल्स क्या इंफॉर्मेशन देता है कि यहां चोट लगी है, ये पार्ट क्या असहजता फील कर रही है, यहाँ पे दर्द हो रही है, तो यहाँ सप्लाई करो तो वहां हो जाएगा आपका क्या, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो लाल तभी हुआ जब वहां पे आरबीसी ज्यादा सप्लाई हुई। क्या हुई, आरबीसी के सप्लाई होने से। तो आप कहेंगे कि बेसोफिल जो है एक्टिव होता है चोट मोच पे। कब होता है, चोट और मोच। चोट लगेगी तो वहां की रक्त जो मसल्स हो गए, मांसपेशियां लाल हो जाएगी। और एक यहाँ पे भूमिका निभाती है किसकी, जो आप जानते हैं क्या, मैस्ट सेल। आपने हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में मस्ट सेल। मस्ट सेल 3 चीज सिक्रीट करता था। एक को पता है कि नेचुरल अवस्था में कलटिंग करने वाला एंटी कलोटिंग, जो मतलब कोई मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उसके ब्लड थक्का नहीं जम जाए तो उसकी लीवर से सिक्रीट होता था हिपेरिन, जो ब्लड को थक्का नहीं होने देता था। ठीक है ना, नेचुरल फॉर्म में। तो आप याद रखिए मस्ट सेल जो है 3 चीजें सिक्रीट करता है। एक का नाम है हिस्टामिन, एक का नाम है सेरोटीन और एक का नाम है हिपेरिन। एक का नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन प्रोटीन है जो डीएनए में भी पाया जाता था। ठीक है, यूरासिल। दूसरा का नाम है, बोलिए बोलिए, दूसरा का नाम सेरोटीन, सेरोटीन। तीसरा का नाम है आपका हेपेरिन, हेपेरिन। ये हेपेरिन के बारे में लिख लीजिए, ये लीवर सिक्रीट करता है और ये नेचुरल फॉर्म में जो पाया जाता है एंटी कोगुलेशन, यानी ब्लड का थक्का होना को प्रोसेस को कहते हैं, कोगुलेशन भी कहते हैं, थक्का होना, क्लटिंग होना। तो उसके विरुद्ध काम करेगा तो एंटी कोगुलेशन। ठीक है, तो प्लेटलेट जो है कोगुलेशन है और आपका ये जो हो गया हिपेरिन एंटी कोगुलेशन हो गया। राइट, चलिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मोनोसाइट्स की बात करें तो ये डब्ल्यूबीसी में अगर सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट सेल, तो आपका मोनोसाइट्स है। ये करता क्या है, यही है फैगोसाइटोसिस, मतलब जो भी माइक्रोब्स, जीवाणु, छोटे कण आपके शरीर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर चला गया, उन सभी को चुन चुन करके खाने वाला है मोनोसाइट्स। तो ये कहिएगा ये चुन चुन करके जो है मारता है, खाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता फैगोसाइट्स। क्या कहा जाता, फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या होता, उसके अंदर यानी अपने ही कोशिका को जो आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, मान लो ब्लड के अंदर चला गया, मान लो कैंसरस सेल है, तो अगर ये एक्टिव है तो उस सेल को क्या कर लेगा, खा लेगा, और खा लेने से कैंसर होने से बच जाएगा। डायबिटीज वाला चला गया, उसको क्या कर लेगा, ये खा लेगा। तो अगर ये एक्टिव है तो बहुत सारी बीमारी बच जाए। अगर इसी को जब ब्लड टेस्ट कराते हैं और डब्ल्यूबीसी घटा या बढ़ा नजर आता है तो कहा जाता है कि इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन है। क्योंकि इन्फेक्शन वाला रोल हो, इम्यूनिटी वाला रोल हो, सारे के सारे चीज किस में आ रहा है, डब्ल्यूबीसी में आ रहा है। ठीक है, चलिए लिम्फोसाइट क्या करता है, तो लिम्फोसाइट इम्यून स्ट्रॉन्ग कराता है। क्या कराता है, इम्यून स्ट्रॉन्ग कराता है। इम्यून स्ट्रॉन्ग से क्या होगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता होगी डेवलप। ठीक है, तो इसी में आता है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, मतलब लिम्फोसाइट का 2 बेटा, लिम्फोसाइट का 2 बेटा, एक का नाम है बी और एक का नाम है टी। जब किसी व्यक्ति को एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है एड्स। तो जब एड्स की वायरस शरीर के अंदर, मानव के अंदर अगर एंट्री मारता है तो सबसे पहले अटैक करता है लिम्फोसाइट्स पे। चूंकि लिम्फोसाइट के, और कहिएगा कि लिम्फोसाइट पाया कहां जाएगा, तो स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन है, तो ब्रेस्ट बोन में पाया जाता है। इसका काम होता है एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग करना, और इसी पे एड्स अटैक कर देगा, तो जिसके कारण उसका टी लिम्फोसाइट जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने से इम्यून क्या होगा, वीक हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति के अंदर बुखार है तो बुखार रहेगा, जख्म है तो जख्म बना रहेगा। तो ये था कहानी किसकी, ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स की कहानी। आपसे पूछा जाएगा साथी कि प्लेटलेट्स में क्या न्यूक्लियस होता है, तो आप लिखिएगा कि नहीं, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहां पे आ जाइए नो न्यूक्लियस। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये टुकड़ा है, ये टूटा हुआ भाग है किसका, आरबीसी का। तो जब पाही में न्यूक्लियस नहीं है तो बेटा में न्यूक्लियस पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस केंद्रक होता है। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। क्या यहां तक किसी को डाउट है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स ऊपर ही लिख देते हैं। और आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। राइट, यहां तक क्लियर हुआ। आरबीसी और प्लेटलेट्स में आरबीसी का टुकड़ा, टूटा हुआ भाग प्लेटलेट्स है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं तो बेटा में भी न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स है
आरबीसी प्लेटलेट जिसमें न्यूक्लियस लेस है, न्यूक्लियस नहीं। क्या सभी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं आरबीसी वाला में? नहीं, ऊंट को छोड़ करके, ऊंट और एक लामा है, ये लामा और ऊंट को छोड़ करके बाकी सभी में एब्सेंट होते हैं, राइट। चलिए, डब्ल्यूबीसी की बात हमने कर लिया, क्या करता है नहीं करता, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रोटीन्स होते हैं, इन सभी का बात मैंने कर लिया। कभी कभी साथी पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, बोलिए, पूछेगा कि आखिर जो हम लोग लैब में जो ब्लड देते हैं तो वो ब्लड तो क्लोटिंग नहीं होता है, तो उस ब्लड में आखिर वो क्या मिला देता है जिसके कारण वो क्लोटिंग नहीं होता है? तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो इसी बात, एक बात आएगी आपकी, किसकी आएगी, बोलिए, इसकी एक बात आएगी आपकी, उसका नाम है, बोला जाए क्या, उसका नाम स्प्लीन। क्या नाम है? स्प्लीन। याद रखें, स्प्लीन की सीरम, बोलिए, नहीं बोलिएगा तो आप लिख लीजिए, एक टॉपिक आएगा आपका सीरम। क्या आएगा? तो पूछेगा आपसे सीरम में क्या क्या पाया जाता है, तो सीरम में नहीं डब्ल्यूबीसी होते हैं, नो आरबीसी, नो डब्ल्यूबीसी, नो डब्ल्यूबीसी, नो प्लेटलेट्स, नो फिब्रिनोजेन, नो प्लेटलेट्स, नो प्लेटलेट्स, ठीक है, और ना ही फिब्रिनोजेन। थक्का करने वाला कोई चीज है ये नहीं है इसमें, तो पाया जाएगा, क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता तो क्लोटिंग हो सकता था। प्लेटलेट्स है ये नहीं है, तो सीरम वह है जिसमें ना ही आरबीसी, ना ही डब्ल्यूबीसी और ना ही प्लेटलेट्स और ना ही फिब्रिनोजेन, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। होता क्या है? तो इसमें होता है सिर्फ प्लाज्मा। क्या होता है? सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है, सिर्फ प्लाज्मा, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, कभी कभी इसमें जो है एक केमिकल के रूप में भी डाला जाता है ऑक्सलेट। क्या डाला जाता है? तो लिख लीजिएगा, इसको जो है लैब में टेस्ट करने के लिए ब्लड जमे नहीं तो एक रूप जो है केमिकली रूप से, आर्टिफिशियल रूप से डाला जाता है ऑक्सलेट। क्या डाला जाता है? ऑक्सलेट, COO का होल ट्वाइस होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये याद रखिए ऑक्सलेट का। अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, बोलिए, क्या कि सबसे बड़ा प्रोटीन कौन है? मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा प्रोटीन फिब्रिनोजेन है। क्या यहां तक कोई डाउट है? बोलिए, नहीं। अब एक थोड़ा सा समझ लीजिए, लिम्फ, लसिका क्या होता? लसिका, लिम्फ, लिम्फ जो कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये हमारे पास धमनी है। क्या है? धमनी है, ये लाइन आया, ये लाइन धमनी का है, ये थोड़ा टूटा, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे शरीर में, ठीक है। यही जो हमारा टूट करके जो है बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं केसिका। क्या कहते हैं? कैपिलरी, केसिका। और यहां मान लो हमारा क्या है? टिश्यू है, इसमें ब्लड है और लिम्फ उसी में पाया जाएगा कि जिसमें ब्लड जो है डायरेक्ट टिश्यू उत्तक से नहीं मिलता है, तो उसको डिफ्यूज कराने के लिए, उसको विसरण कराने के लिए लसिका का रोल आता है, या कैपिलरी कह लीजिए। क्या कह लीजिए? कैपिलरी कह लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस लसिका को जो है, लसिका क्या करता है कि इसमें जो ब्लड है और ये टिश्यू, ये दोनों के बीच विसरण, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचाता है, डायरेक्ट कंटेक्ट में लाता है। तो आप कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे कि लसिका जो है धमनी से टूट करके बना हुआ केसिका, केसिका का ही अंग है लसिका। काम क्या करता है? ये काम करता है एक्सचेंज करने का। क्या काम करने का? एक्सचेंज करना है। जो इसमें उपस्थित है वो यहां भेज देता है, और जो इसमें इंप्योरिटी उपस्थित है वहां यहां ले लेता है, तो मतलब एक्सचेंज हुआ। इंप्योरिटी यहां चला जाएगा और प्योरिटी यहां चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं उत्तक और आर्टरीज के बीच जो स्पेसेस है उसी को हम लोग लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। और लसिका का काम याद रख लीजिए, काम करता क्या है? ये काम करता है, बोलिए, किसका? आदान प्रदान गैस का, आदान प्रदान गैस का। कौन कौन गैस? गैस का कौन कौन गैस? CO2 एंड O2 गैस। CO2 और O2 गैस का आदान प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है? तो दूसरा बात याद रखिए, क्या? किसके किसके बीच? ये आदान प्रदान किसके किसके बीच करता है? ब्लड और उत्तक के बीच, रक्त और उत्तक के बीच, रक्त और उत्तक के बीच। साथ ही कभी कभी पूछ देगा आपसे कि ब्लड क्या है, तो कहिएगा विशिष्ट संयोजी उत्तक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये माइंड में, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और क्या करता है ये? बोलिए,
बोलिए क्या बोलते हैं? लसिका और क्या करेगा? और कुछ नहीं करेगा। क्या यहां फिल्टर होगा? नो फिल्टर, यहां फिल्टर नहीं होगा। ये सिर्फ काम करता आदान प्रदान का। बस इतना जानिए किसके बारे में? लसिका के बारे में। आइए साथी अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। किसके बारे में बोलिए? थोड़ा सा जान लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम लोग हार्ट का रोल पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप जहां जहां से क्वेश्चन बनती है तो वहां से हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। रक्त समूह, रक्त समूह। तो रक्त समूह दिक्कत कुछ नहीं है। रक्त समूह दो चीजों से निर्धारित होती है। किससे? एंटीजन से और एंटीबॉडी से। अगर आरबीसी के सतह पर एंटीजन पाया गया ए या एंटीजन पाया गया बी, तो अगर एंटीजन ए पाया गया तो उसका रक्त समूह होगा ए। अगर एंटीजन बी पाया गया तो उसका रक्त समूह होगा बी। अगर दोनों पाया गया तो उसका रक्त समूह होगा ए बी। अगर दोनों एंटीजन नहीं ए है नहीं बी है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा नील, जीरो। तो जीरो नहीं कहा कि ओ कहा गया। ठीक है, चलिए तो आप जो है रक्त समूह ये डिपेंड करता है किससे? एंटीजन और एंटीबॉडी से। दो चीजों से, एक प्रोटीन है एंटीजन। ये रक्त समूह किस आधार पे आया? एंटीजन, प्रोटीन है और एंटीबॉडी। आपसे पूछेगा साथी कि एंटीजन कहां पाया जाता है, तो एंटीजन आरबीसी के सतह पे पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह पर। और एंटीबॉडी पाया जाता है बोलिए प्लाज्मा की सतह पर, प्लाज्मा की सतह पर। बहुत बच्चों पढ़ तो जरूर लिए होंगे, आप उनसे पूछ दीजिए कि एंटीबॉडी कहां पाया जाता है, नहीं बता पाएंगे। एंटीबॉडी जो पाया जाता है प्लाज्मा की सतह पर पाया जाता है, और आरबीसी जो पाया जाता है वो एंटीजन जो पाया जाता है आरबीसी के सतह पर पाया जाता है। तो हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है एबीओ ग्रुप है। क्या है? एबीओ ग्रुप है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप लिख लीजिए इधर थोड़ा ब्लड ग्रुप, ब्लड समूह ए बी और ओ। ठीक है, यहां लिख लीजिए एक और ले लेते हैं। ये आपका ब्लड ग्रुप है, ये आप ले लीजिए एंटीजन। क्या लीजिए? एंटीजन का। यहां ले लीजिए एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां होता है? प्लाज्मा में। तो लिख देता हूं प्लाज्मा। और एंटीजन कहां होता है? आरबीसी के सतह पर। ठीक है, चलो अब मैंने कहा कि ए ब्लड ग्रुप तभी होगा जब उसके पास एंटीजन ए होगा। मतलब ब्लड ग्रुप अगर मेरा ए है तो उसमें हमारा एंटीजन कौन होगा? ए होगा। बहुत अच्छा, चेंज कर लूं कलम? बिल्कुल, आपकी भावनाओं को कदर करते हैं। एंटीजन ए होगा। तो एंटीजन के जस्ट अपोजिट होता है एंटीबॉडीज। एंटीजन के जस्ट अपोजिट होता है एंटीबॉडी। तो बताओ प्लाज्मा के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा? यस, आपने सही आंसर कहा, एंटीबॉडी होगा बी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी के सतह पे कौन सा एंटीजन होगा? यस, क्योंकि जो उसके सतह पे जो एंटीजन पाया जाएगा वही उसका ग्रुप बताएगा। तो एंटीजन होगा बी। इसके पास एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ए बी है तो इसके पास एंटीजन क्या होगा? ए बी होगा और बी भी होगा। तो ए बी और बी है तो एंटीजन जो है एंटीबॉडीज जस्ट अपोजिट होता है, तो ए को बी कैंसिल आउट करेगा और बी को ए कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी कुछ हो नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। ठीक, चलिए ओ की बात करेंगे तो इसमें नहीं एंटीजन ए है और नहीं एंटीजन ओ बी है, इसीलिए तो इसका नाम जीरो है। तो इसमें कुछ एंटीजन नहीं है, नील है। तो आखिर एंटीबॉडीज कौन होगा? तो एंटीबॉडी ए भी हो जाएगा और एंटीबॉडी बी भी हो जाएगा। अब सवाल आता है साथी, पूछेगा आपसे कि आखिर ए जो है किससे किससे ले सकता है? तो ए तो अपना एंटीजन से मैच कराएगा। तो ए जो है जिसमें एंटीजन ए होगा उससे ले सकता है। तो ये ब्लड रिसीव कैसे किससे करेगा? ब्लड को प्राप्त कहां से करेगा? ब्लड प्राप्त करेगा ही ए वाला से, और जिसमें एंटीजन कुछ है ही नहीं है ओ से। तो यानी जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है तो वो ले सकता है ए से और ले सकता है ओ से। ठीक, जिसके पास ब्लड ग्रुप बी है तो किससे लेगा? बी से लेगा और ओ से लेगा। क्या ए से ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि एंटीजन ए और एंटीजन बी में हो जाएगा झगड़ा। और जब मिसमैचिंग अगर ब्लड डिफ्यूज करा दिए तो इसकी भी प्रभाव बताएंगे कि अगर मिसमैचिंग हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी बात हम करेंगे। चलिए
ए और बी है जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों है, तो ये ले सकता है ए से भी, ये ले सकता है बी से भी, और ले सकता है ओ से भी, राइट। ओ की बात करें तो इसमें एंटीजन कुछ नहीं है, इसमें एंटीजन कुछ नहीं है, तो ये लेगा सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही देख सबको सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं, तो देना सबको है लेकिन लेना किसी से नहीं है। लेना किसी से कि नहीं है, बोलिए। लेना किसी से नहीं है, लेना सिर्फ अपने से ही लेना, ओ से ही लेगा। तो लेगा किससे, ओ से लेगा। क्या ए से लेगा, नहीं। क्या बी से लेगा, नहीं। क्या ए बी से लेगा, नहीं। चलिए, यानी एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। एंटीजन कहां, आरबीसी के सतह पर। अब सवाल है, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से लिया, तो आपको दिख रहा होगा ए बी ओ, यानी ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सभी से लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यानी विश्व में सबसे ज्यादा लेने वाला ग्राही, विश्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन है, विश्वग्राही लेने वाला रक्त समूह, रक्त समूह। तो विश्वग्राही रक्त समूह जो है आपका ए बी हो गया। और कौन ऐसा ब्लड समूह था जो सभी को दिया, वो आपका कौन है, बोलिए। ओ है। कौन है, ओ है। समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। तो आप कह सकते हैं विश्व दाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर ओ है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे, क्या पूछे साथी, कि अगर मिसमैच हो जाए, मतलब ए वाले ब्लड ग्रुप वाले को बी वाला ब्लड ग्रुप गलती से चढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं, बहुत बवाल हो जाएगा। मिसमैचिंग ब्लड ग्रुप अगर कर देते हैं, है ना, मिसमैचिंग, इसको सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन मजा से बनना चाहिए। मिसमैचिंग अगर हो गया, मतलब ए ब्लड ग्रुप के जो है बी ग्रुप चढ़ा दिए गए, तो क्या होगा, तो होगा क्या कि इसके एंटीजन और इसके एंटीजन, या इसके एंटीबॉडीज और इसके एंटीबॉडीज के बीच में होगा विवाद, और विवाद होने के कारण वो दूसरा एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। तो दूसरा एंटीबॉडीज बनाना शुरू करने से पहले क्या होगा कि जब अगर मिसमैचिंग क्रॉसिंग हो जाएगा तो आरबीसी टूटने लगेगा। क्या होगा, आरबीसी टूटेगा। आरबीसी टूटेगा तो होमोग्लोबिन टूटेगा, होमोग्लोबिन टूटेगा, और होमोग्लोबिन टूटेगा तो लीवर, यानी लीवर ने सबसे ज्यादा बिलिरुबिन सिक्रीट करना शुरू कर देगा। तो आरबीसी के टूटने से होमोग्लोबिन टूटेगा, हेमोग्लोबिन के टूटने से बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन के बनने से क्या हो जाएगा, बोलिए। बिलिरुबिन जब बनने लगेगा तो उसके अंदर में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, बोलिए। बिलिरुबिन की कमी से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस एक बीमारी समझे होंगे, जॉन्डिस। तो आप देखे होंगे कभी कभी कि बच्चा जन्म से ही जॉन्डिस होकर के होता है, तो उसमें होता ही है, जिसे आरएच फैक्टर होता है कुछ, जो मदर का कुछ और होता है और फादर का कुछ और होता है। जो बेबी होता है, यानी जब वो यूट्रस के अंदर होता है तो मदर और बेबी के बीच का जो ब्लड होता है क्रॉसिंग नहीं होता है, ठीक है। जब वो डिलीवर हो रहे होते हैं, जब प्रेगनेंसी से बाहर होते हैं, जब बर्थ हो रहा होता है, तो उस समय में ब्लड वेसल टूट जाने से और उसमें क्रैश हो जाता है, जिसके कारण दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलो, तो आप ये बता सकेंगे कि जब मिसमैचिंग हो जाएगा तो आरबीसी टूटेगा, आरबीसी टूटने से क्या होगा, हेमोग्लोबिन टूटेगा, हेमोग्लोबिन के टूटने से क्या होगा, ऑक्सीजन की ह्रास होगी, और ऑक्सीजन की ह्रास होगी तो बिलिरुबिन बनेगा, और बिलिरुबिन बनने से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, और अंत में व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो। ये मिसमैच क्रॉसिंग से ये होगा, है ना, शरीर पीलापन में आने लगेगा, शरीर क्या हो जाएगा, पीलापन में आने लगेगा। तो ये थोड़ा सा बात माइंड में रख लीजिए ताकि आपको एक आधारभूत समझ आने लगे, ठीक है। चलिए, इसी में आता है आरएच फैक्टर और आरएच नेगेटिव, यानी आप रियोस फैक्टर जो मंकी में देखा गया था, आरएच फैक्टर, रियोस फैक्टर पहले मंकी में देखा गया, ठीक है। ये भी आपका दो तरह का होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, ठीक है। चलिए, तो जब आरएच, यानी आरबीसी पे अगर आरएच पॉजिटिव लेयर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, बोलिए, क्या होगा, एंटीजन का कलर, एंटीजन कहां पाए जाएंगे, आरबीसी के सतह पे। एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव, अगर एंटीजन हमारा नेगेटिव है तो आरएच नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए, तो ये आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव। तो आरएच मान लो कि मदर और फादर का अलग अलग है, एक फादर का मान लो कि आरएच पॉजिटिव है, मदर का आरएच नेगेटिव है, तो पहला बेबी होगा तो उसमें दर्द नहीं है, दूसरा बेबी होगा डर नहीं है, तीसरा बेबी में क्या होगा, या तो बेबी डेथ कर जाए या मदर डेथ कर जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाता है। इसको सुधार के लिए क्या होता है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं तो 2-3 महीना के अंदर क्या क्रॉसिंग, उसको ब्लड यानी इंजेक्शन दिया जाता है, और वे इंजेक्शन या ब्लड
को डिफ्यूज कराया जाता है कहाँ? डायरेक्ट यूट्रस के अंदर। कहाँ कराया जाता है? डायरेक्ट यूट्रस के अंदर। इतना डेप्थ की चीजें नहीं याद रखो, है ना, इतना सारा सा माइंड से रखो। अब आते हैं अंत में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। कहाँ आते हैं? जो हम लोग यहां से आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। एक चीज को बताने के लिए बताओ मुझे कितना डेप्थ में जाना पड़ा। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र तो हमारे दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी क्लोज सर्कुलेटरी, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला और बंद का अंतर एक याद रखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब यह है कि इसमें जो ब्लड होगा, रक्त होगा, वो डायरेक्ट उत्तक से जा मिलेगा। यानी रक्त का संबंध क्या होगा? डायरेक्ट उत्तक से, ठीक है, डायरेक्ट उत्तक से। और इसमें क्या होगा कि रक्त का संबंध डायरेक्ट उत्तक से नहीं होगा। रक्त और उत्तक का मिलन डायरेक्ट नहीं, ठीक है, इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कौन कौन आ जाएगा? वर्टेब्रेट्स, ऑल वर्टेब्रेट वाला, ऑल कशेरुकी। जिसके पास कशेरुकी है उसके पास क्लोज होगा। जो अकशेरुकी था, जैसे आप मलस्का की बात करिए, जोंक की बात करिए, आर्थ्रोपोडा की बात करिए, ये सब आपके उदाहरण है खुला परिसंचरण तंत्र का। तो आप उदाहरण लिखना चाहे ओपन, आपसे तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है। तो जितने भी इनवर्टेब्रेट्स वाले हैं, तो इनवर्टेब्रेट्स वाला आप याद रखो कौन? मछली है, पक्षी है, रेप्टाइल्स है, उभयचर्स है और मैमल्स है। 5 हमारे पास रेप्टाइल्स है, उसमें हमारा पाया जाएगा क्लोज, और उसको छोड़ करके बाकी जो भी है सब ओपन है। तो आप लिख सकेंगे इंसेक्ट लिख लीजिए, जोंक लिख लीजिए, क्या लिखेगा? जोंक लिख लीजिए, इंसेक्ट लिख लीजिए, और क्या लिखेगा? आर्थ्रोपोडा लिख लीजिए, आर्थ्रोपोडा में आने वाला जो भी होगा आर्थ्रोपोडा, इटीसी। इतना तो याद रख ही सकते हो आप, कि नहीं रखोगे? बोलिए। जो खुली परिसंचरण तंत्र होता है तो ब्लड जो जाता है शरीर के अंदर, तो उसको शरीर में गड्ढा में फेंक देता है। तो जहां ब्लड फेंकता है, जहां मिलता है गड्ढा में, उसको कहा जाता है स्कम। क्या कहा जाता है? स्कम। थोड़ा सा याद रखिए, स्कम या साइनस। यानी जिस गड्ढा में ब्लड फेंका जाता है शरीर के गड्ढा में, शरीर के गड्ढा, उस गड्ढा को कहा जाता है साइनस। क्या कहा जाता है? साइनस, ठीक है, ये याद रखिए, कोई दिक्कत? और इसी को होमोसोइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोसोइल। हेमोसोइल यानी सेलोम जो है, बॉडी कैविटी, उसमें ब्लड क्या घूम रहा, तैर रहा है, डायरेक्ट शरीर से मिला हुआ। प्योर है कि इम्प्योर है मतलब नहीं, बस ब्लड है, शरीर में तैरता हुआ नजर आ रहा है। बंद परिसंचरण तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑल रेप्टाइल्स। तो हम लोगों ने पढ़ा, यानी पढ़ेंगे मछली के बारे, मछली में पढ़ेंगे मछली, और किसका? बोलिए। रेप्टाइल्स, सांप, और क्या पढ़ेंगे? बोलिए। उभयचर और पक्षी, और क्या? मैमल्स, स्तनधारी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र इन मछली, परिसंचरण तंत्र इन मछली में सबसे पहले लिखिए मछली का जो हृदय होता है, मछली का हृदय 2 कोष्ठक का होता है। कितने कोष्ठक का? 2 कोष्ठक का। कौन कौन? एक होता है वेंट्रिकल और एक होता है एट्रियम। घबराना नहीं है, वेंट्रिकल को बोला जाता है निलय और एट्रियम को बोला जाता है अलिंद, ठीक है। चलिए, होता क्या है कि बस दूसरा बात याद रखिए कि मछली का जो हृदय होता है, उस हृदय का दूसरा नाम भी है, इसको वेनस हार्ट भी कहा जाता है। वेनस हार्ट। और एक बात याद रखिए, वेनस हार्ट भी कहा जाता है इसको, और ट्यूबुलर हार्ट भी कहा जाता है। ट्यूब नुमा हृदय। दूसरा यानी इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। ये मछली का हृदय मान लो, ये मछली का हृदय, इसको मानो आप वेंट्रिकल, इसको मानो एट्रियम। क्या मानो? वेंट्रिकल और एट्रियम, या कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसे मानना है ना। इसको मान लो एट्रियम, इसको मान लो वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए, ये हमारा शरीर का टिश्यू है, मान
मछली का, ठीक है। यहां से ब्लड इसमें जा रहा, यहां से ब्लड निकल रहा। तो आप जो यहां पे गिल्स है, तो गिल्स का काम होता है क्या, उस रक्त में ऑक्सीजन मिलाना। क्या मिलाना, ऑक्सीजन मिलाना। तो गिल्स से गया शरीर के अंदर, तो यहां से जो गया शुद्ध ब्लड गया, क्या गया, जिस रक्त में शुद्ध रक्त, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाए उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। शरीर में गया तो शरीर इसे यूज कर लिया, और यूज करने के बाद क्या कर लिया, ये डिऑक्सीनेट कर लिया। तो अब बताओ, शरीर से जो इसमें गया तो कैसा गया होगा, अशुद्ध ब्लड। कैसा गया होगा, अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त गया होगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए। क्या मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड। उस रक्त यानी प्योर रक्त यूज हो गया। हृदय में कौन गया, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। निकला क्या, अशुद्ध रक्त। यानी हृदय के अंदर आया भी अशुद्ध रक्त और गया भी अशुद्ध रक्त। इसी को कहा जाता है वेनस हार्ट। यानी उस हृदय के अंदर आया भी अशुद्ध, निकला भी अशुद्ध, गिल्स में जाकर के ऑक्सीडेटेड हुआ, तो इसी को कहा जाता है सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है, एक बार आया और एक बार निकला। देखिए आना कितना बार हो रहा है, एक बार। जाना कितना बार हो रहा है, एक बार। एक बार आना और एक बार जाना, इसी को कहते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि इनमें से बताओ किस वर्टेब्रेट, किस कशेरुकी में सिंगल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो एक ही वाहिद एग्जाम्पल है, वो आपका मछली है। यानी एक बार आना और एक बार जाना, यही उदाहरण है सिंगल सर्कुलेशन। आना भी अशुद्ध, जाना भी अशुद्ध, इसी को कहते हैं हम लोग वेनस हार्ट सर्कुलेशन, मछली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा आप लिख लीजिए, किसका, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स रेंगने वाला, और एम्फीबियन उभयचर। उभयचर एम्फीबियन, ये सांप है। तो रेप्टाइल्स में आता था क्या, मगरमच्छ भी, तो मगरमच्छ को छोड़ करके एक्सेप्ट लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, मगर मच्छ। ठीक है, इसमें 4 चेंबर पाया जाता हार्ट, 4 चेंबर हार्ट, याद रखिएगा। चलिए उभयचर में सभी, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका जो हृदय होता है 3 कोष्ठक का होता है। कितने कोष्ठक का, 3 कोष्ठक। ठीक है, तो 3 कोष्ठक बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार बनता है ना। ये मान लो हृदय, ठीक है। चलो कुछ नहीं, एक पार्ट से हम लोग बना के रखते हैं। इसको बोला गया अलिंद, एट्रियम, ये बोलते एट्रियम। इसको बोला गया निलय, वेंटिकल, ये भी है। और ये हमारा जो है, या छोड़िए, 2 एट्रियम होता है। क्या होता है, नीचे वाला वेंटिकल्स होता है, ये अलिंदे है। ये हमारा क्या हो गया, बोलिए, लेफ्ट, यानी ऐसे घूमेंगे तो ये राइट है हमारा, राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये वेंटिकल्स है। होता क्या है इसमें, मान लो ये शरीर है, क्या है, शरीर, बॉडी है, टिश्यू है। इससे ब्लड हमारा इंप्योर ब्लड गया किसमें, इसमें, और इससे निकल करके हमारा आया किसमें, इसमें। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। चलो देख लो, कलर चेंज करते हैं। शुद्ध ब्लड जो है हमारा, शुद्ध ब्लड, इसके पास लंग्स है। एम्फीबियन रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, लंग्स होता है। तो लंग्स मान लो कि इसको दिया ब्लड। देखो अब क्या नजर आ रहा है मुझे, एक चीज नजर आ रहा है कि ये भी आएगा तो देगा किसको, इसी को, और ये भी आएगा तो एक तरफ से आ रहा अशुद्ध ब्लड, क्या आ रहा है, अशुद्ध ब्लड, और एक तरफ से आ रहा शुद्ध ब्लड। तो इसमें जो ब्लड मिलेगा, दोनों मिलेगा, मतलब शुद्ध भी और अशुद्ध भी। इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कैसा ब्लड होगा, मिक्स ब्लड होगा। क्या होगा, मिक्स ब्लड। तो एक क्वेश्चन बन गया आपका कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के जो वेंटिकल्स होता है, निलय, उसमें कैसा रक्त आता है, तो आप कह दीजिएगा कि मिक्स रक्त आता है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो इसीलिए एक बार आना, यानी हृदय के अंदर क्या हो रहा है, 2 बार आना हो रहा है, एक बार अशुद्ध, एक बार शुद्ध। ठीक है, 2 बार आना, एक बार निकलना, तो मतलब 2 बार आना तो हो रहा है, लेकिन निकलना कितना हो रहा है, एक बार ही हो रहा है। तो क्या इसे हम लोग डबल सर्कुलेशन कहेंगे, नहीं। क्या इसे हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे, नहीं। तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेप्टाइल्स और उभयचर एम्फीबियन में कैसा सर्कुलेशन होता है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये याद रखिएगा। और उसमें क्वेश्चन बनेगा कि वेंटिकल्स निलय में कैसा रक्त आता है,
तो मिक्स रक्त आता है, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुआ? बोलिए, अगर दिक्कत हुआ तो हम लोग डील करेंगे इसको, आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्लास जो होगी बर्ड्स के बारे में भी, बर्ड्स में भी क्या होता है 4 चेंबर, मगरमच्छ में भी 4 चेंबर्स और मैमल्स में भी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगी, थोड़ा सा हो सके तो किताब पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वहां हृदय की बात करेंगे, दिल का सुनेंगे, दिल का करेंगे, दिल का मानेंगे, दिल से ही प्यार करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मुझे लगता है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर डील हुआ होगा, तो निकलते हैं, इजाजत लेते हैं हम आपका। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहे। जय हिंद साथी।